ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद द केस स्टडीज़। अच्छा, आज कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं? नॉर्मली चैप्टर तो मैंने चैप्टर डिवाइड करके तो करवाया है। जैसे कि सबसे पहला क्लास हो चुका है चैप्टर 19 का, फिर किए हम लोगों ने 18, फिर किए 17, 16, फिर आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2 एंड 3 टुगेदर। ठीक है। अच्छा, ये जो चैप्टर 2 एंड 3 टुगेदर है ये ICSI के मटेरियल के हिसाब से नहीं है, इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि सर ने 2 एंड 3 ICSI के मटेरियल के हिसाब से करवा रहे हैं तो आप गलत हो। देखो, बात ऐसा है ना कि कंपनीज एक्ट में चैप्टर वाइज डिवीजन है। ठीक है। और हमारा जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है ना, उसमें जो डिवीजन उन लोगों ने कर रखा है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो चैप्टर वो सीरियल नंबर वाइज है, वो चैप्टर नहीं है एक्चुअली। कंपनीज एक्ट में आपको पता होना होगा कि चैप्टर वाइज डिवाइडेड है पूरा कंपनीज एक्ट, तो उसके हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। तो आप चैप्टर कंपेयर मत कीजिए, आप सिर्फ केस स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए, वो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, क्योंकि सब तो करना ही है। अच्छा, ये शेयर एंड शेयर कैपिटल का जो है टॉपिक है, ये आपको पता होना होगा एक बार। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख ले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ सबको कि वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दे एंड शेयर कर दे आपके सारे ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स के साथ, सो दैट 1 सेकेंड लगेगा, 2 सेकेंड लगेगा, सो दैट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाऊँ, सबको हेल्प हो पाए, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली द कॉस्मोस एंड द एंटायर यूनिवर्स विल ब्लेस यू। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत हो चुका है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सर? लास्ट से देखेंगे सर, एकदम लास्ट पढ़ेंगे। लास्ट बताए सर, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द रेजोल्यूशन। तो अच्छा भैया, रेजोल्यूशन के बारे में कुछ बात हो रहा है और इसके वैलिडिटी के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, इतना तो पता लग रहा है। ठीक है, इतना तो दिमाग में। अब कौन सा रेजोल्यूशन क्या है रिलेटेड, ये पढ़ेंगे हम लोग। देखो, बोले द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आकाश लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, ध्यान रहे, अ लिस्टेड कंपनी, in its meeting held 1st April 2021 announced a proposal for issue of bonus. In its meeting held on अच्छा shares to all equity shareholders of the company in the ratio 1:1। अच्छा, जिसके पास एक शेयर है उसको एक मिलेगा। ऑन फर्स्ट में 2021 द डायरेक्टर, फिर देखो क्या बोले, द डायरेक्टर एट अनदर मीटिंग पास्ट अ रेजोल्यूशन टू रिजर्व द प्रपोजल ऑफ बोनस इशू, सॉरी रिजर्व नहीं, रिवर्स द प्रपोजल ऑफ बोनस इशू अनाउंस्ड 1st April 2021, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग अगर अच्छे से देखें, 2 रेजोल्यूशन पास किया गया। एक रेजोल्यूशन आपका, एक रेजोल्यूशन जो है, एक रेजोल्यूशन आपका पास हुआ है जो कि है BR एट BM। ये रेजोल्यूशन आपका पास हुआ है फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ बोनस शेयर। ठीक है। दूसरा रेजोल्यूशन पास हुआ है आपका, द डायरेक्टर एट अनदर मीटिंग पास्ट रेजोल्यूशन, दूसरा BR एट BM जो है वो पास हुआ है फॉर द रिवर्सल ऑफ बोनस इशू। ठीक है। ओके, इतना तो समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आ रहा है। बोनस इशू, पहले उन लोगों ने बोला कि भैया हम बोनस इशू देंगे आपको, खुश हो जाइए। फिर बोला नहीं 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 नहीं, हम ये कह रहे हैं कि बोनस इशू नहीं दिया जाएगा। मतलब फुल टू जो है ना, एक वर्ड आता है यहाँ पे, मैं बोल नहीं सकता, स्लैंग है। अच्छा, 1st April और ये रहेगा आपका 1st May। ठीक है। आपने ज़िंदगी में अगर आपने जो बोनस शेयर वगैरह अगर किया है तो आपको पता होगा कि कभी भी अगर बोनस, अगर हम लोग अनाउंसमेंट निकाल देते हैं, ठीक है, अगर हम लोगों ने अनाउंसमेंट निकाल दिया है, ठीक है, तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। ये अगर आपको पता है तो बहुत सारे बच्चे बवाल, एकदम 1 नंबर बच्चे, समझ में आ रहा है? ये अगर आपको पता है तो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, अगर आपको पता है ये चीज़ तो, और अगर मेरे बच्चे हैं तो उनको पता होगा ही। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? हाँ,
बोनस एक बार आपने इशू कर दिया, मतलब इशू इन द सेंस कि अनाउंसमेंट कर दिया, इशू नहीं सॉरी, अनाउंसमेंट कर दिया कि देखो बोनस जो है वो निकालेंगे, फिर उसको रिवर्स नहीं कर सकते। सेक्शन बता सकते हो? हाँ जी, अगर छाती में दम है तो सेक्शन बता दो फटाफट। हाँ जी, लिखवा देता हूँ मैं, ठीक है। कैसे लिखना है इस चीज़ को, इतना तो पता है कि सर हाँ वैलिडिटी जो है, रेजोल्यूशन का वैलिडिटी पूछे तो कौन सा रेजोल्यूशन का वैलिडिटी, दोनों का लिख देते हैं, इसका भी वैलिडिटी लिख देते हैं, इसका भी वैलिडिटी लिख देते हैं, है ना। एक चीज़ याद रखना हमेशा, कोई भी चीज़, कोई भी रेजोल्यूशन अगर पास हो रहा हो तो बी आर एट बी एम तो चाहिए ही होगा। बी आर एट बी एम के अलावा कोई रेजोल्यूशन पास, क्योंकि पहले बोर्ड डिसाइड करता है ना, फिर जाके वो अप्रोच जो है हम लोग अपने मेंबर्स के पास पहुंचते हैं। तो बोनस शेयर में भी ऐसा ही है, पहले बी आर एट बी एम होगा फिर। तो याद रखना कि जनरल मीटिंग में भी इसका अप्रूवल होना होगा। ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे दरकार नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अपना बोर्ड मीटिंग ही देखना है, बी आर जो पास किया गया। इसको लिखना कैसे है देखो, सीधी बात, नो बकवास करेंगे, फटाफट लिखेंगे। देखो ठीक है, क्या लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सेक्शन, फटाफट बता दो, 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63, सबसेक्शन किसी को याद है बता सकते हो, अगर नहीं याद है मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है, ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी, ये मैंने प्रोविजन एकदम लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, नो कंपनी शैल कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट, कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट, फिर और रिजर्व for the purpose of issuing fully paid up bonus share. Fully paid up bonus share unless it has on the recommendation of the board, लिखो फटाफट, unless it has on the recommendation of the लिखा of the board, इतना लिख पा रहे हो, ऑफ द बोर्ड बीन ऑथराइज इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, बीन ऑथराइज इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। मतलब ये है कि आप बोनस शेयर जो है, ठीक है, वो पेमेंट, बोनस शेयर जो उनको बोनस दोगे, है ना, उनको बोनस दोगे, तो ये चीज़ पहले बी आर एट बी एम में पास होगा, फिर आपको जो है जनरल मीटिंग में भी रेजोल्यूशन पास करना होगा मेंबर्स, क्योंकि मेंबर का पैसा है, मेंबर्स के शेयर्स है, तो मेंबर्स को भी एक बार रेजोल्यूशन से पास करवा लेना होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब रूल 14 में लिखा होता है, नॉर्मली रूल 14 एंड सेबी में दोनों जगह पे लिखा है, ठीक है, रूल 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट लिख सकते हो, एंड सेबी भी, दोनों लिख सकते हो। तो रूल 14 में क्या बताया पता है, रूल 14 में लिखा है, अगर आपको रूल का नंबर वगैरह एकदम कोई नेसेसिटी नहीं है नंबर वगैरह लिखना, मैं फिर से बता दूं, आपको सिर्फ प्रोविजन याद है तब ठीक है, मेरे को याद है मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। रूल ये ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, फर्दर एज पर रूल 14 of the Companies Act, of the Companies Act नहीं, of the Companies Rules 2014, a company, ऐसे पूरा लिख सकते हो, of the Companies Rule 2014, a company
अ कंपनी, क्या लिखना है, अ कंपनी विच हैज, हाँ जी, विच हैज वॉन्स अनाउंस्ड, ये रूल्स में है भाई मेरे, ठीक है, द डिसीजन ऑफ व्हाट, ऑफ इट्स बोर्ड recommending a bonus issue, shall not subsequently withdraw the same, shall not subsequently withdraw the same। अच्छा सुनो, ये तो हम लोगों ने लिया रूल 14। सेबी में भी ये बात बताया, अगर सेबी का आपको याद नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेबी में भी ये चीज़ लिखा है नॉर्मली, तो मेरे को याद है मैं लिख दूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे, है ना। सेबी में भी ये चीज़ लिखा है, कैसे लिखना है, हाँ जी, सेबी रेगुलेशंस 2018 प्रोवाइड्स अ बोनस इशू वंस अनाउंस्ड शेल नॉट बी विड्रॉन, सिर्फ ये ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। सेबी रेगुलेशन 2018, ठीक है, प्रोवाइड्स दैट बोनस, ठीक है, बोनस इशू प्रोवाइड्स दैट कैसे लिखना है, प्रोवाइड्स दैट बोनस इशू वॉन्स अनाउंस cannot be withdrawn। ठीक है, ये मैंने पूरा प्रोविजन आपको लिखवा दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ज़िंदगी में। अभी तक कंक्लूजन मैंने नहीं लिखवाया तो टेंशन मत लो, कंक्लूजन भी आ रहा है। कंक्लूजन में क्या लिखना है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो कंक्लूजन में क्या लिखना है ये तो समझ में आ चुका है सर, ठीक है, प्रोविजन तो समझ में आ चुका है। अब कंक्लूजन में लिखना है क्या है, कंक्लूजन में लिखना है क्या है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको लिखना है इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आकाश लिमिटेड वंस अनाउंस द इशू ऑफ बोनस शेयर ऑन 1 अप्रैल 2021 टू ऑल इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ द कंपनी इन द रेशियो 2021 कैनॉट, लिखना ये पूरा लिख लेना है, ये जो मतलब एकदम क्वेश्चन से आपको छाप लेना है। क्या लिखना है, इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजन, सिर्फ आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजन, फिर क्वेश्चन से छापना है, कैसे लिखना है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आकाश लिमिटेड वंस अनाउंस द इशू ऑफ बोनस शेयर ऑन 1 अप्रैल 2021 टू ऑल इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इन द रेशियो 1:1 कैनॉट, फिर आपको लिखना है, ये पूरा लिखने के बाद फिर लिखोगे कैनॉट सब्सिक्वेंटली रिवर्स द प्रपोजल, क्या लिखोगे, रिवर्स द प्रपोजल। समझ में आ रहा है। हेंस आपको क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन देखो भटकना नहीं है लिखते लिखते, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द रेजोल्यूशंस पूछा, रेजोल्यूशन नहीं पूछा, रेजोल्यूशंस पूछा है, तो 2 रेजोल्यूशन पास किया गया यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो ऐसे पढ़ाई करना होगा भाई मेरे, समझ में आ रहा है। अब बहुत सारे बच्चे तो ये मिस कर लेते, रेजोल्यूशन नहीं रेजोल्यूशंस पूछा गया, तो 2 रेजोल्यूशन पूछा गया, पास किया गया, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, एंडिंग में लिख देना हेंस, ठीक है, द फर्स्ट बोर्ड रेजोल्यूशन, the first board resolution proposing the bonus share, is valid, पहले तो जो प्रपोज किया कि हाँ देंगे वो बोनस शेयर देंगे, वो वैलिड है, लेकिन सेकंड जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया गया रिवर्सल के लिए वो इनवैलिड है,
बट ठीक है, सेकेंड, बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर रिवर्सल इज नॉट वैलिड। ठीक है, ये तो समझ में आ चुका होगा आपको नॉट वैलिड क्यों है, पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है सर। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट में अपने को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक बार देखेंगे। वेदर द कंपनीज कंटेंशन शैल बी टेनेबल, व्हाट इज़ द रेमेडी अवेलेबल टू द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे कुछ केस हुआ है जिसके अकॉर्डिंग आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो ऊपर से पढ़ना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ऑप्शन नहीं है तो पढ़ लेंगे ऊपर से, क्या दिक्कत है सर। पहला क्या बताए, संतोष कुमार एन एम्प्लॉय ऑफ अ लिस्टेड कंपनी परचेज सर्टेन शेयर्स ऑफ हिज कंपनी, ठीक है, ऑफ हिज कंपनी थ्रू अ मेंबर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, किसी मेंबर से, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर से उसने शेयर्स खरीदा, और ये एम्प्लॉय है एक लिस्टेड कंपनी का। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये है एम्प्लॉय, ये है लिस्टेड कंपनी, कंपनी को ऐसे बना दे, ठीक, एक मतलब घर की तरह। ठीक है, अच्छा, और ये है अपना स्टॉक ब्रोकर, जो भी है मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम लोग स्टॉक ब्रोकर भी कहते हैं। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर, तो ये है राम भैया जो है वो इसी कंपनी का एम्प्लॉय है। तो राम भैया ने डायरेक्ट कंपनी से शेयर नहीं खरीदा, राम भैया गया स्टॉक एक्सचेंज मेंबर के पास, बोला कि मेरे को इतना इतना शेयर चाहिए, मेरे को शेयर दे दो। ठीक है, फिर क्या हुआ देखते हैं। फिर बोले एंड लॉन्च्ड विद द कंपनी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन हिज एम्प्लॉयज नेम। ठीक है, अब हुआ क्या, और कंपनी को बताया फिर कि कंपनी, मैंने ये जो मेंबर है इससे शेयर खरीद रहा हूँ आपके कंपनी का, तो मेरे नाम पे ये शेयर कर दे आप। ठीक है, ये एम्प्लॉई जो है वो कंपनी को कह रहा है, राम जो है कंपनी को कह रहा है। तो कंपनी क्या कहता है, देखो कंपनी कहता है, कंपनी रिफ्यूज टू एग्जीक्यूट द ट्रांसफर ऑन द suspicion that employee, if admitted as a member of the company, will create nuisance in general meeting and seek access to the records of the company, decide giving reason। कंपनी देखो कितना बकवास है। कंपनी कह रहा है कि मैं नहीं दे सकता, क्या नहीं दे सकता, हाँ जी, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता आपके नाम पे शेयर्स, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने आपको शेयर दे दिया तो आप कंपनी की मीटिंग में आ जाओगे, बवाल मचाओगे, न्यूसेंस करोगे, कंपनी के रिकॉर्ड्स को जान लोगे, ये सारा चीज़। तो देखने में ही लग रहा है कि सर ये तो गलत है, कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पे। हाँ, लग रहा है ना देखने में। ओके, तो इसको कैसे लिखना है, कैसे ड्राफ्ट करना है, देखो सेक्शन 58 कंपनीज एक्ट क्या कहता है। हाँ जी, अगर आपको याद है, इफ़ ए पब्लिक कंपनी विदाउट सफिशिएंट कॉज रिफ्यूजेस टू रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days from the date on which the instrument of transfer is delivered to the company, the transferee may, within a period of 60 days of such refusal, or where no intimation has been received from company within 90 days of the delivery of instrument of transfer, can appeal to the tribunal। ये अपने को पता है। इससे पहले और एक चीज़ पता है, होना होगा अपने को, कि एक बार मतलब ऐसे, मतलब देखो, ऐसे अगर आप एम्प्लॉई हो तो आप क्या कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते? ये तो एकदम ज़रा सर एकदम बकवास है ना केस। मतलब जो कंपनी कर रहा है वो बकवास है, केस इंटरेस्टिंग है, कंपनी जो कर रहा है वो बकवास है। फिर कैसे लिखना है इसको, द सिक्योरिटीज़ और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन द पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ये सबसे पहले लिख लेना है। ठीक है, रिफ्यूजल टू रजिस्टर सच ट्रांसफर ऑन सस्पिशन दैट द एम्प्लॉय एडमिटेड, ये क्वेश्चन से छापना है, admitted as a member will attend general meeting and company of the company and may create nuisance by raising irrelevant issue and also obtain access to the records of the company shareholder is not a valid reason। ठीक है, ये है बात। क्या है बात सर,
कैसे लिखना है सर इसको? ऐसे लिखना है, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, पहला मैं पॉइंट लिखवा के आपको समझाता हूँ कि कैसे लिखना है। लिखना है इस प्रकार से, द सिक्योरिटीज और देखो ये सारा जो रिकॉर्डिंग है ये मैं घर ही पे कर रहा हूँ, तो मैं ओवर टाइम काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप ही सारे बच्चों के लिए, तो बैकग्राउंड में थोड़ा इधर उधर का नॉइज़ आ सकता है, काइंडली इग्नोर। अच्छा, अदर इंटरेस्ट, आपको मतलब प्राइवेट ट्यूटर वाला फीलिंग आएगा अभी। ठीक है, कि अच्छा सर तो यहीं पे बैठा है घर में। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर in a public company are freely, कितना पता है अपने को इतना पता है कि are freely transferable। ठीक है, फिर लिखना है refusal to register share transfer on, ये यहाँ से पूरा जो है इंस्टीट्यूट के मतलब क्वेश्चन से लिखना है। ऑन यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, ऑन द सस्पिशन that the employee, if admitted as a member of the company, will create nuisance in general meeting and seek access to the record of the company, इतना आपको कॉपी करना है। ठीक है, company as a shareholder, ठीक है, is not a valid, यहाँ से पूरा लिख देना, छापना है, फिर लिखना है is not a valid reason, ये आपको लिख डालना है। क्या लिख सकोगे? हाँ, लिख सकेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर ऐसा कुछ हो गया ना, तो करना क्या है, मतलब रिफ्यूज तो कर रहा है। अब अपने को पूछा क्या है कि वेदर द कंपनीज कंटेंशन शैल बी टेनेबल, ये पूछा गया है ना। तो सबसे पहला आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ जी, सबसे पहला आंसर होगा, अच्छा आंसर से पहले ना एक बार बी वाला पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल पूछे, रेमेडी अवेलेबल, तो सबसे पहले प्रोविजंस कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम लोग लिखेंगे रेमेडी में क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58, बताओ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58, अच्छा जिनको सब सेक्शन पता है वो लिख ले, जिनको नहीं पता है ना लिखे, एग्जामिनेशन में ट्राई भी नहीं करना लिखने के लिए। समझ में आ रहा है ना? सबसेक्शन, गलत सबसेक्शन लिख लोगे तो पूरा आंसर कट जाएगा। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इफ अ पब्लिक कंपनी, क्या बताया यहाँ पे? इफ ए पब्लिक कंपनी without any sufficient cause refuse to register, ठीक है, register क्या? the transfer of securities within a period of 30 days, within a period of 30 days। अब ये 30 days कहाँ से? 30 days from the date on which the instrument of transfer is delivered to the company, from the date on which, समझाऊंगा, टेंशन मत लो, पहले प्रोविजन लिख लो, which the instrument of transfer is delivered to the company। पहले इतना समझ लेते हैं, ठीक है। अगर 30 दिन के अंदर सर ये 30 दिन कब से काउंट होगा?
जिस दिन कंपनी को इंस्ट्रूमेंट मिला है ट्रांसफ़र का, मतलब इंस्ट्रूमेंट मिला है ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये है कि खरीद तो लिया है, ट्रांसफ़र तो हो चुका है, लेकिन कंपनी जो है ना वो डिनाई कर रहा है, वो कर रहा है, कह रहा है कि मैं इसके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। आप कब तक मेंबर नहीं बनते ये बता दो मेरे को, आप कब तक मेंबर नहीं बनते? आपने खरीद लिया शेयर, चलो आपने खरीद लिया, ये पुराने ज़माने का केसेस है। ये अब जो है नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ नहीं होता है। अगर आप बहुत बड़े प्रकार के डील कर रहे हो, अलग हिसाब से कर रहे हो, तो वो होता है एम्प्लॉय वगैरह, ठीक है, उसमें चलो ठीक है लागू होता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली होता नहीं है। अच्छा क्या होता नहीं है? क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मली शेयर खरीदते तो हम लोग ऑनलाइन ही खरीद लेते हैं ना, अपने ज़ीरोधा से, अपस्टॉक से, इन सब से। तो क्या मतलब ऑटोमेटिकली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अपना नाम जो है वो रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। पहले क्या होता था कि मैंने खरीदा शेयर्स, ठीक है, मैंने खरीद लिया, मेरे पास प्रूफ है, इंस्ट्रूमेंट्स है ये दिखाने के लिए कि मैंने शेयर खरीद लिया, लेकिन आप मेंबर कब बनोगे? आपने शेयर तो खरीद लिया, लेकिन आप कंपनी का मेंबर तभी बनोगे जब कंपनी अपने मेंबर्स का जो अपना क्या है बताओ रिकॉर्ड है, वहाँ पे आपका नाम जब तक दर्ज नहीं कर लेता तब तक आप मेंबर नहीं बन सकते। तो यहाँ पे खरीद तो लिया है बंदे ने जो है वो खरीद तो लिया है, एम्प्लॉय ने खरीद तो लिया है, लेकिन उसके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, उसके नाम पे कंपनी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? द कंपनी रिफ्यूज़ टू एग्जीक्यूट द ट्रांसफ़र, तो इंस्ट्रूमेंट तो भेज दिया लेकिन डिलीवर टू द कंपनी, लेकिन कंपनी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है सिक्योरिटीज़ को, ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है सिक्योरिटीज़ को। क्या करे? 30 दिन के अंदर अंदर अगर नहीं किया, जिस दिन 30 दिन कहाँ से काउंट होगा? जिस दिन हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट भेजा ट्रांसफ़र का। किसको भेजा है? कंपनी को, ठीक है, ठीक है। द ट्रांसफरी में लिखो फटाफट, द ट्रांसफरी में लिख रहे हो within period of 60 days, with a period of 60 days of such refusal or where no intimation has been received from the company within 90 days of the delivery of the instrument of transfer can appeal to the ट्रिब्यूनल। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी, इसका मतलब क्या समझाता हूँ मैं, ये कंप्लीट मैं लिखवा लूँ उसके बाद समझाता हूँ मैं। अच्छा, ये और एक पेज चाहिए होगा अपने को नीचे में, ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं टू ट्रैश, लेंगे यहाँ पे। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हम लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई मेरे? अच्छा, ये समझ में, इंटीमेशन हैज़ बिन रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी, इतना समझ में आ रहा है? फ्रॉम द कंपनी, उसके बाद क्या होता है? फ्रॉम द कंपनी, ठीक है, within 90 days of the delivery of the instrument, within 90 days, समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। 90 days of the delivery of the instrument of transfer can appeal to the tribunal, इसका मतलब क्या है? अच्छा, 30 दिन के अंदर अंदर अगर ट्रांसफर नहीं हुआ है तो ट्रांसफर ही क्या करेगा? ट्रांसफर में विद इन पीरियड ऑफ 60 days ऑफ सच रिफ्यूजल और वेयर नो इंटीमेशन हैज़ बिन रिसीव फ्रॉम द कंपनी विद इन 90 days ऑफ द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कैन अपील टू द ट्रिब्यूनल। 60 days एंड 90 days यहाँ पे क्या कनेक्शन मैं आपको समझाता हूँ। 30 दिन कट चुका है,
30 दिन कट चुका है, ट्रांसफ़र मैंने किया था, ठीक है, मैंने जो है अपना इंस्ट्रूमेंट जो है कंपनी को भेजा, लेकिन कंपनी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है मेरे नाम पे, 30 दिन हो चुका है। फिर क्या करेगा, 60 दिन के अंदर अंदर 60 दिन के अंदर अंदर वो ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेगा, ठीक है। अभी जो 60 दिन है ये काउंट होगा कब से, ठीक है, 60 दिन तो आफ्टर द एक्सपायरी ना, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस 30 डेज ये 60 दिन जो है ये काउंट हो रहा है। इन टोटल बताए तो 90 डेज होगा ना, 90 डेज फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि 60 + 30 है तो 60 + 30 होता है अपना 90, तो विद इन 90 डेज ऑफ द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कैन अपील टू द ट्राइब्यूनल। अब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये समझ में आ चुका है। ट्राइब्यूनल को आप अप्लाई कर दो। देखो 30 दिन के अंदर अंदर आप वेट करोगे कंपनी ट्रांसफ़र कर रहा है कि नहीं। अगर कंपनी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, तो 60 दिन के अंदर अंदर, जो कि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, यू कैन अप्लाई टू NCLT। समझ में आ रहा है। 60 दिन फ्रॉम वेयर, 60 दिन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस 30 डेज, है ना। तो इन टोटल अगर बताए तो अपना आता है 90 डेट। समझ में आ चुका है। हाँ सर यार ये सिंपल चीज़ है। आंसर खत्म है क्या सर? नहीं, आंसर खत्म नहीं हुआ है, अभी तक हम लोग लिखे नहीं ना। हैंस यहाँ से हैंस दे के हम लोग स्टार्ट करेंगे। हैंस टेकिंग into account the above, ठीक है। 1 नंबर ऊपर का प्रोविजन लिख दिए। अब 1 नंबर का आंसर क्या है? अब 1 नंबर का आंसर होगा द रिफ्यूजल बाय द कंपनी टू रजिस्टर द ट्रांसफर शेयर इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट टेनेबल, ठीक है, टेनेबल नहीं है। और बी का आंसर क्या होगा? एम्प्लॉय इन दिस केस कैन अपील टू द ट्राइब्यूनल अगेंस्ट द कंपनीज रिफ्यूजल, कैन अपील टू ट्रिब्यूनल एक ही चीज़ है। क्वेश्चन तो यही पूछा गया है ना कि ये टेनेबल है कि नहीं, तो टेनेबल नहीं है। फिर व्हाट इज द रेमेडी? रेमेडी है कैन अपील टू ट्रिब्यूनल। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। बवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया? बोले एग्जामिन द लीगलिटी ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन फॉर द बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज। बाईबैक, जैसे ही बाईबैक आ रहा है तो जुबा केसरी ना होके जुबा में आपको होना होगा, आपको लाना होगा अपने जो है सेक्शन नंबर 68। अच्छा ठीक है, ऑफ द सिक्योरिटीज कंपनी अंडर प्रोविजन। अच्छा ठीक है। Monica Limited wants to purchase its own 5 lakh equity share at the rate of 10 each out of the following। अब ये एग्जामिन करो ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं। 5 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10, ठीक है, ईच आउट ऑफ द फॉलोइंग। अनसिक्योर्ड लोन से बाईबैक करना चाहती है, फ्री रिजर्व से बाईबैक करना चाहती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से बाईबैक करना चाहती है। कौन सा सही है बता दो भैया। मेरे को सबसे पहले तुम ये बताओ। अब कान पकड़ के आपको मैं पूछूंगा कि बताओ ये जो अपना बाईबैक है वो कहाँ से कर सकते हम लोग। शातिर वाले बच्चे फटाफट सेक्शन नंबर के साथ साथ मेरे साथ लिखो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68(1) सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट 2013। एक्ट को हमेशा ए कैपिटल लिखना है, समझ में आ रहा है? ए कैपिटल लिखना है, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अ कंपनी में purchase its own shares or other specified securities। याद आ रहा है प्रोविजंस? हाँ जी। आउट ऑफ क्या? आउट ऑफ नंबर 1, फटाफट बता दो। नंबर 1 है अपना इट्स फ्री रिजर्व। नंबर 2 बताओ। नंबर 2 है अपना सिक्योरिटीज
प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। फिर है proceed of the issue of any share or other specified securities, proceed of the issue of any share or other specified securities। इन 3 माध्यम से हम लोग बाईबैक कर सकते हैं, बाईबैक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ चुका है? अच्छा, ये तो सर मेरे को पता है। फ्री रिजर्व से तो ले ही सकते हैं सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी। और प्रोसीड ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर माने ये है कि शेयर हम लोगों ने इशू किया और उसके प्रोसीड से जो पैसा अपने को मिला है उस पैसे से हम लोग बाईबैक कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? हाउएवर एक चीज याद रखना, नो बाईबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू। पहले आपने इशू किया था, वहाँ का पैसा बचा है, उस इशू का पैसा लेकर आप बाईबैक कर रहे हो। ऐसा नहीं, बाईबैक करना है तो फ्रेश इशू करो और उस इशू से जो पैसा निकलेगा उससे बाईबैक करो। समझ में आ रहा है ना? ताकि शेयर होल्डर्स को भी पता लगे। समझ में आ रहा है? ये 3 समझ में आ चुका है। आंसर क्या है? आंसर सिर्फ इतना है, बहुत सिंपल है, कि यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है सर कि ये जो फ्री रिजर्व है इससे तो कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से कर सकते हैं, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन से तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये पे मेंशन ही नहीं है सर, है ना? ये तो है ही नहीं बाईबैक में। तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है? प्रोविजन में फिर से मैं कंक्लूजन जो है मैं फटाफट बोल रहा हूँ, इसको लिख लेना है कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन क्या लिखना है? Thus, in given case, Monica Limited can purchase its own 5 lakh equity share at the rate of 10 each out of free reserve and from the securities premium account in accordance with the provisions of the Companies Act 2013. But it cannot do buyback from the amount of unsecured loan, as it will be contravention of the provision of Section 68 of the Companies Act 2013. समझ में आ चुका है? हाँ जी, ठीक है, पूरा क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा ही बवाल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देख लेते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, संतोष सीईओ है, क्या कर रहा है देखो बंदा। लास्ट से पढ़ेंगे सर एक बार हम लोग। एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द एडवाइस इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनी। अब एडवाइस दिया किसी ने, उसका करेक्टनेस बताओ। क्या बोले? संतोष सीईओ ऑफ अ कंपनी हैज एडवाइज द बोर्ड। संतोष सीईओ है कंपनी का, बोर्ड को एडवाइस कर रहा है ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी दैट in order to market the public issue and generate interest and awareness amongst the public, a prospectus can be issued without giving details of the number of shares and its issue price. prospectus में आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। सीईओ कहता है कि अवेयरनेस फैलाते हैं ना सबसे पहले कि हम लोग इशू लाने वाले हैं। अब कितने प्राइस में इशू लाना है, कितने शेयर्स इशू करने, उतना डिटेल में नहीं लाना है। अवेयरनेस सिर्फ इतना अवेयरनेस है कि हाँ आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, इस प्रकार से आने वाला है। क्या हम लोग कर सकते हैं? हाँ जी। कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू करे? फिर कौन सा प्रोस्पेक्टस ऐसा है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, देखो ना, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, इशू प्राइस भी मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। कौन सा प्रोस्पेक्टस है ये, बताओ ना। हाँ जी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा, इसको आपको लिख लेना है। ये केस बहुत सिंपल था, इजी था। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रॉपरली आपको लिखना है ये, और अपलोड कर देना अपने डिस्क्रिप्शन में। लिंक है, लिंक अगर काम नहीं कर रहा है, लिंक बाय चांस काम नहीं कर रहा है तो लिंक मैं फिर से अपडेट कर दूंगा। और ये जो सीरीज़ है ये ख़त्म होने के बाद मैं सारा पेपर चेक करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। दोबारा आप लोग को नोटिफाई कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे, तो टेंशन मत लो, मैं चेकिंग करूंगा हमेशा, टेंशन ना ले। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सुमित, क्या बताओ? हाँ जी, सुमित क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ो एक बार फटाफट, एक बार पढ़ लो यार। हाँ जी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक बार ट्राई करो अपने आप से, अपने आप से पूछो कि ये क्या हो सकता है। मैं करवा दूं? ठीक है सर, आप करवा दीजिए सर, ठीक है। लास्ट से पढ़ेंगे।
बोले कि विल मनमीत बी लाइबल टू द कंपनी फॉर द शेयर्स ही हैज नॉट ब्रॉट फ्रॉम द कंपनी। अच्छा, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। अच्छा, मतलब मनमीत ने शेयर खरीदा कंपनी से, मतलब प्रॉमिस किया, ठीक है, कि ऐसे ऐसे है, मैं खरीदूंगा शेयर, लेकिन बाद में उसने मुकर गया उस चीज़ से। तो क्या वो लाइबल है? विल मनमीत बी लाइबल ऑफ द कंपनी फॉर द शेयर्स ही हैज़ नॉट बॉट फ्रॉम द कंपनी। नॉट बॉट मतलब प्रॉमिस तो किया था कहीं पे, मेमोरेंडम, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम होगा ये। अच्छा देखो, सुमित, पुनीत एंड मनमीत, ठीक है, पुनीत बहुत खुश हो रहा होगा अभी। पुनीत एक स्टूडेंट है हमारे एग्जाम स्क्वाड के। पुनीत भाई आपके नाम से है, अच्छे से करना है, ठीक है। सुमित, पुनीत एंड मनमीत were subscribers to the memorandum of association of a private company for 500 shares, 300 shares and 200 shares respectively. ये सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम प्रॉमिस किए थे कि भैया बाय करेंगे। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन सुमित, पुनीत bought the shares they had subscribed for from the company, whereas मनमीत bought 200 shares from सुमित। देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, सुनो। सुमित, पुनीत, मनमीत ने शेयर्स खरीदेगा बोला 500, 300, 200। जैसे ही इनकॉर्पोरेशन हुआ, मनमीत ने, सुमित एंड पुनीत ने शेयर खरीदा, ठीक है, सुमित एंड पुनीत ने शेयर खरीद लिया। मनमीत ने 200 शेयर खरीदा सुमित से, ठीक है, 200 शेयर्स खरीदा सुमित से। कंपनी से खरीदना था, लेकिन कंपनी से खरीद के सुमित से खरीद लिया, और सुमित ने 200 शेयर मनमीत को बेच दिया, ठीक है। विल मनमीत बी लाइबल टू द कंपनी फॉर द शेयर्स ही हैज़ नॉट ब्रॉट फ्रॉम द कंपनी? ये है क्वेश्चन, क्या वो लाइबल रहेगा? हाँ जी, हाँ जी बताओ। हाँ ऑब्वियसली, ये सिंपल चीज़ है। अगर आपको सेक्शन भी याद नहीं आ रहा है तब भी एक कॉमन सेंस लगाओ ना। मैंने प्रॉमिस किया कंपनी से शेयर खरीदेंगे, मैंने कंपनी से शेयर ना खरीद के मैंने सुमित से शेयर खरीद लिया, तो ये कैसे चलेगा भाई? कंपनी का तो फिर यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्योंकि कंपनी का तो 200 शेयर जो है वो बेचना था, वो बिका नहीं, क्योंकि आपने सुमित से खरीदा, कंपनी से नहीं खरीदा। और सुमित भी कैसा बंदा है, देखो बेच दिया। वो खुद ने उसने बोला 500 खरीदेंगे पहले, फिर 300 खरीदा और 200 इसको बेच दिया मनमीत को, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसको कैसे ड्राफ्ट करना है देखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, एक बार लिखना है इसको। इन द केस ऑफ अ सब्सक्राइबर नो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इज नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर। ये तो पता है, सिंस बाय वर्च्यू ऑफ हिज सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ही इज डीम्ड टू हैव अग्रीड टू बिकम अ मेंबर एंड ही बिकम्स member on the incorporation of the company and is liable for the shares he has subscribed। ये जनरल प्रोविजन है, ठीक है। अब सेक्शन के हिसाब से करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन। बता दो फटाफट सेक्शन कौन सा रहेगा? ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 subsection 2 of the Companies Act 2013, all monies payable by any member to the company under the memorandum of association or article of association of the company shall be debt due from him to the company। क्या लिख लेना है? यही लिख लेना है। फिर से बता रहा हूँ मैं, all monies payable by, मैं लिखवा देता हूँ, all monies payable, all monies payable by, ये इंपॉर्टेंट है, एनी मेंबर। ये जो मेंबर बन चुका है ना ये बंदा, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने ऊपर में एक प्रोविजन लिखा है। क्या लिखा है प्रोविजन? बाय वर्च्यू ऑफ हिज सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ही इज डीम्ड टू हैव अग्रीड टू बिकम अ मेंबर एंड ही बिकम्स अ मेंबर ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ये लिख लेना है ऊपर में। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये ऊपर में प्रूफ कर दिए कि ये बंदे मेंबर्स हैं। अब क्या लिखे? ऑल मनीज पेएबल बाय एनी मेंबर टू द कंपनी अंडर MOA or AOA shall be debt due, debt होगा जो कि ड्यू है, from him
टू द कंपनी, ठीक है, फ्रॉम हिम टू द कंपनी। समझ में आ चुका? हाँ जी सर, समझ में आ चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको फिर लिखना कैसे है? हाँ जी, लिखना कैसे? इन द इंस्टेंट केस, कैसे लिखना? इन द इंस्टेंट केस मनमीत इज नॉट absolved from his liability to the company by purchasing the shares from Sumit. He has a statutory obligation to buy the shares from the company by making payment to the company. ये है कंक्लूजन, ठीक है, मैंने कंक्लूजन डिक्टेट कर दिया। कंक्लूजन क्या लिखना है? इन द इंस्टेंट केस मनमीत इज नॉट absolved from his liability to the company by purchasing the shares from Sumit. He has a statutory obligation to buy the shares from the company by making payment to the company. समझ में आ चुका है? हाँ सर, ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो आराम से एक बार रीड करो, कोशिश करो पढ़ने का, कोशिश करो इंटरप्रिएट करने का। इंटरप्रिटिंग स्किल्स जो है वो आपको आना होगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारे स्टूडेंट्स जो है वो ऐसा स्टूडेंट्स बन जाए जिनको सर का ज़रूरत हो कोई भी क्वेश्चन समझने के लिए। तो सर का ज़रूरत जो है आपको होना नहीं चाहिए। सर जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, मैं अपने ही बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसलिए आप एक बार अच्छे से देखो क्या है, इंटरप्रेट करो। यहाँ से करते, अच्छा एक दो करके क्वेश्चंस है, तो मतलब नीचे से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, ऊपर से पढ़ लेते एक बार। द शेयर कैपिटल ऑफ रैनीज लिमिटेड इज 30 crore. रसल इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. द कंपनी वांट्स टू compensate him by issuing of shares for supplying technical know-how without any cost. In this constant answer the following. टेक्निकल नो हाउ शेयर किया है किसने? रसल ने, ठीक है, रसल ने टेक्निकल नो हाउ शेयर किया है, तो कंपनी उसको कंपेंसेट करना चाहता है शेयर्स देके, और कोई भी पैसा नहीं लेना चाहता है, ठीक है। तो क्या ये सही है कि नहीं है, ये बताओ आप। फटाफट सेक्शन नंबर बता दो इसमें। नंबर वन का क्वेश्चन क्या है? वेदर द कंपनी इज अलाउड टू अलॉट सच शेयर्स? यस। ये कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 54 है होगा, हाँ, सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है। क्या लिखा है? परमिट्स, बात जो है ये डिक्टेट करूंगा, लिख लो। परमिट्स इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू एम्प्लॉयज or directors in negotiation of the contribution for providing know-how, etc. as aforesaid. As the contribution made by the employer director resulted in increased profit to the company for a number of years, sweat equity shares provide a new form of adequate return. इतना लिख सकते हो, या फिर शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, इतना ही लिख सकते हो कि permit issue of sweat equity share to employees or directors in recognition of their contribution for providing know-how, etc. खत्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे? बोले इज अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर रिक्वायर्ड फॉर इशूइंग सच शेयर? यस इट इज रिक्वायर्ड, यस इट इज रिक्वायर्ड। नंबर 3 बोलो। हाँ जी, ये अगर आपको मतलब पूरा प्रोविजंस याद है स्वेट इक्विटी शेयर का, तो आप आराम से लिख सकते हो ये चीज़, ठीक है। फिर क्या बोले? इफ फाउंड एलिजिबल टू अलॉट सच शेयर्स व्हाट विल बी द क्वांटम ऑफ द शेयर्स दैट कैन बी अलॉटेड? कितना शेयर हम लोग दे सकते हैं? हाँ जी, 15% याद है? हाँ जी, कितना? 15% याद आ रहा है? ही कैन बी अलॉटेड विद 15% ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी। हाँ जी, एग्जिस्टिंग इक्विटी वैल्यू ऑफ शेयर्स और 5 crore विच एवर इज हायर। 15% ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी और 5 crore का वैल्यू शेयर्स का, उतना ही मिल सकता है उसको, विच एवर इज हायर। याद आ रहा है कुछ? हाँ जी, हाँ जी, 15% ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी मतलब 4.5। देखो ना 4.5 क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे बता रखे ना 30 crore है, तो कितना मिलेगा इसको? 15% ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी मतलब 30 crore का के ऊपर अगर 15% करोगे तो आपको निकलता है 4.5, और 5 crore विच CR विच एवर इज हायर, हायर है अपना 5 crore, तो कितना मिल सकता है उसको? 5 crore का मिल सकता है। समझ में आ रहा है इतना?
अच्छा, व्हाट शैल बी द क्वांटम पूछा तो मैंने क्वांटम भी आपको बता दिया 5 करोड़। ठीक है, प्रोविजन याद होना होगा, प्रोवाइडेड आप कर रहे हो केस स्टडीज ठीक है, लेकिन प्रोविजंस याद होना होगा। कैन रसेल सेल सच अलॉटेड शेयर्स इन द मार्केट? हाँ, सेल कर ही सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, सेल कर ही सकता है, लेकिन लॉक इन पीरियड होगा इसके लिए। हाँ जी, स्वेट इक्विटी शेयर का लॉक इन पीरियड होता है, ठीक है, 3 साल का। ठीक है, यस, बट लॉक इन पीरियड 3 years। व्हाट? लॉक इन पीरियड 3 years। ठीक है, हाँ जी, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ये समझ में आ चुका है सर। विल द अमाउंट दैट ही रिसीव्स ऑन सेल ऑफ हिज शेयर्स बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ हिज रेम्यूनरेशन? हाँ जी, यस, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ हिज रेम्यूनरेशन। ठीक है, यस, नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, यस। लास्ट एक बचा है केस स्टडी, इसको मैं होमवर्क देना चाहता हूँ क्योंकि मैं आप लोग को पैरालाइज नहीं करना चाहता सब कुछ करवा करवा के, तो थोड़ा मैं होमवर्क दे देता हूँ सो दैट आप लोग का दिमाग भी काम करता रहे। ये पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे और वेबसाइट पे एंड एप्लीकेशन पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। प्रीवियस जितने भी है ना, ये सारा आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।